हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपीसेट पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 20 मिनट सीरीज में लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता यूनिट का पूरा सिलेबस अगले 20 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। 20 मिनट्स के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये सीरीज आप अगर ध्यान से सुनते हो तो आप बहुत आसानी से कम समय में भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। एमपीसेट पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए हम लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। साथ ही फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, जो कि एग्जामिनेशन में 75 प्लस स्कोर करने में आपको मदद करती है। एग्जाम में 1 वीक बाकी है, अगर आप लोग इसको अभी भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 999 एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों लेवल्स का नाम देख सकते हो। सबसे छोटा लेवल होता है मेमोरी लेवल, देन सबसे बड़ा लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मार करके बच्चों को चीजें याद करवाई जाती थी, जिसको कि हम लोग क्रैमिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो एबीसीडी उनको एक गाने की तरह याद करवाया जाता था। उनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता था कि ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल एग्जैक्टली क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें कि मेमोरी लेवल में जो भी उन्होंने रट्टा मारकर चीजें याद की थी, उन चीजों की समझ उनको थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाती है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है। मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। जैसे कि बचपन से जो भी चीजें मैंने सीखी, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मैं उन उस नॉलेज को यूज कर सकती हूँ। तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि एग्जैक्टली हमने कहाँ पे कौन सी चीज को कैसे सीखा। करेक्ट। मेमोरी लेवल जो होता है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, यानी कि इसमें टीचर जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ाएंगे। टीचर को जो मन होगा, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा किया जाता है। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें भी यही प्रोसेस रहता है। देन वी हैव लर्नर सेंटर्ड मेथड, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स को कौन से तरीके से पढ़ना पसंद आ रहा है, वो क्या चाहते हैं, उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर बात करें, मेमोरी लेवल थॉटलेस लेवल होता है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं होता, बस जो बोला जा रहा है उसको एज इट इज याद किया जाता है, तो थॉटलेस इसको बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉटफुल, यानी कि इसमें चीजें जैसे कि समझने लगते हैं तो हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन का यूज होने लगता है। देन वी हैव हाईली थॉटफुल लेवल, जिसमें कि जो कुछ भी हमने नॉलेज कलेक्ट किया था उसको यूज करने का समय है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी शिफ्ट में एनटीए इसको मिस नहीं करता। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे डोमेन्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि रिवाइज्ड कॉग्निशन डायमेंशन लिखा गया है, इसको डायरेक्टली आप लोग कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, सेकेंड है साइकोमोटर डोमेन, तीसरा है अफेक्टिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स का नाम आपको याद रखने हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, सबसे पहली चीज आती है क्रिएट, इवेल्युएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बरिंग। करेक्ट। स्मॉलेस्ट लेवल क्या होता है, क्रिएटिंग लेवल, देन वी हैव इवेल्युएटिंग। यहां से थोड़ा सा आप इस तरह से देख सकते हो, सबसे पहला लेवल होता है रिमेम्बरिंग, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग, देन वी हैव एप्लीकेशन, देन वी हैव एनालाइजिंग, देन वी हैव इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब देखो, किसी चीज को मैंने याद कर लिया, मान लीजिए कि मैं पॉट बनाना सीख रही हूँ, मिट्टी के मटके बनाना सीख रही हूँ। मैंने सिर्फ अभी किसी को बनाते देखा, प्रोसेस मैंने याद कर लिया। उसके बाद एग्जैक्टली वो मिट्टी कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाएंगी, वो सब चीजें अगर मैं समझ गई तो वो आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन उस चीज को अप्लाई करना, जो कुछ मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखा, रिमेम्बरिंग लेवल में सीखा, उसको अप्लाई करना इस अप्लाइंग लेवल।
ठीक है? उसके बाद उसको एनालाइज़ करना कि जो चीज़ें मैंने बनाई वो सही बन रही हैं कि नहीं बन रही है, उस चीज़ को मैं एनालाइज़ करती रहूँगी। एंड देन इवैल्यूएटिंग, मैंने अपने आप को अपना मूल्यांकन करना है कि 10 में से कितने नंबर मैं अपने बनाए हुए पॉट को दूँगी। तो मान लीजिए अभी तक मैंने इस तरह से एक सिंपल सा फ्लावर पॉट बनाना सीख लिया था, इवैल्यूएट कर दिया, उसके बाद मैं क्रिएटिंग फेज़ में आऊँगी, जहाँ पे ये हो सकता है कि अब मेरे को पूरा प्रोसेस, ये वाला पूरा प्रोसेस पता चल गया। अब क्रिएटिंग फेज़ में हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टिव फेज़ की तरह होता है। कि एक बार हमने सब सीख लिया, अब मैं डिफरेंट-डिफरेंट शेप के इस तरह से पॉट बना सकती हूँ। प्रोसेस पता है तो सिर्फ हमें क्या करना है, उसका डिज़ाइन और शेप चेंज करना है। सो सिमिलरली हमारे पास सेकंड डोमेन आता है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि पहला स्टेप है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन मतलब शुरू कर देना, उसमें फिर चेंजेस करना, उसको डिटेल में समझना, उसमें ही थोड़े से बदलाव लाकर उस चीज में और थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना, देन वो चीज हमारी इतनी प्राकृतिक हो जाती है हमारे लिए कि वो हम लोगों को फिर इजी लगने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। सिमिलरली वी टॉक अबाउट अफेक्टिव डोमेन, सो रिसीव करना किसी चीज को, मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, उससे अकॉर्डिंग आप उस पे रिस्पॉन्ड करोगे, फिर आप उसको वैल्यू दोगे, ऑर्गेनाइज़ करोगे एंड देन इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़। यानी कि जो भी चीज़ें हमने सीखी थी, उसको हमने अपने आप में नेचुरल बना लिया। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाओगे, जब आपने अगर अभी तक पढ़ाया है ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कहीं पे भी, तो शुरू में आप लोग थोड़े घबराए होंगे। लेकिन समय के साथ-साथ विद इन अ मंथ आप लोग इतने उसमें एक्टिव हो चुके होंगे, इतने प्रो हो चुके होंगे कि अब आप लोगों को पढ़ाने से पहले ना डर लगता होगा, और वो नेचुरली आपके अंदर से जो है चीज़ें निकलती हैं, एग्ज़ाम्पल्स निकलते हैं, तो वो नेचुरलाइज़ेशन होता है, जिसको कि यहाँ पे एक अफेक्टिव डोमेन में इंटरनलाइज़ वैल्यूज़ बोला गया है, करेक्ट? डिटेल में ये सारे हमने सेपरेट सेशन में डिस्कस किए हैं। इफ यू वांट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी, आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। शिक्षित भारत, उन्नत भारत इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। स्वयं पोर्टल जो बनाया गया है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ करके, आप चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। बस उसके लिए आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा मोबाइल, लैपटॉप होना चाहिए। तो स्वयं का मेजर फोकस यही है कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सभी बच्चों को दी जाए, ताकि इक्वालिटी रहे और सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। नेक्स्ट वी हैव स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये फ्री डीटीएच चैनल है। एंड स्वयं में एक मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, इसमें बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स है। इसमें आप लोगों को ई कंटेंट भी मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएँगे, आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हो। आप लोग इसमें टेस्ट भी दे सकते हो, आप लोगों को इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएँगे। इवैल्यूएशन एंड टेस्ट एक ही चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे फोकस करके स्वयं बेसिकली काम करता है। स्वयं प्रभा की बात करें, इसका मेजर फोकस भी बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुंचाना है, बच्चे हर कहीं से पढ़ सकें, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन ये क्या है? ये एक डीटीएच चैनल है। आप लोगों ने घर में टीवी देखते होंगे, जो फ्री चैनल्स होते हैं, फ्री डिश होती है, आप लोगों ने उसमें बहुत बार ये देखा होगा कि पूरा पूरा दिन जब आप उस चैनल के आसपास से क्रॉस होते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे हर समय टीचर्स पढ़ा ही रहे होते हैं। तो वो स्वयं प्रभा के अंडर चैनल आते हैं। सो इसमें टोटल 34 डीटीएच चैनल है, जो कि डायरेक्टली आप लोग अपने घर पे बैठ के ही एक्सेस कर सकते हो। इसको 19 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जैसे कि स्वयं प्रभा का मैंने आपको बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया है, वैसे ही स्वयं को कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी आप मदद करोगे। तो स्वयं प्रभा में 24/7 एजुकेशनल चैनल्स में जो है रिपीट होते रहते हैं लेक्चर्स। अब देखो 24/7 का मतलब ये नहीं है कि हर वक़्त वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कई बार वो रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं, कई बार वो लाइव सेशंस भी होते हैं।
तो दिन में एक बार मान लीजिए सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक एक सेशन किसी पर्टिकुलर टीचर ने ले लिया। उसके बाद यही सेशन को पूरा दिन 4 से 5 बार इसी पे रिपीट किया जाता है कि अगर कई स्टूडेंट सुबह का सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो वो शाम को कर सकते हैं, शाम को नहीं कर पाए तो वो रात को कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 24/7 प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं। एंड इसके लिए सैटेलाइट कौन सा यूज होता है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो जी सैट 15 यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15 इसमें यूज होता है। आगे अगर हम बात करें यूजीसी मूक के बारे में, सो मूक क्या है? ये स्वयं का ही एक वर्टिकल है, स्वयं का ही एक सब पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। करेक्ट। सो मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में जरूर आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वयं, स्वयं की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार आती है। इसके कितने क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, इसके कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं? सो इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। मूक की बात नहीं कर रही, स्वयं की ही बात कर रही हूँ। 4 क्वाड्रेंट्स हैं एंड 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, राइट। एंड ये क्या है? ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है विच प्रोवाइड अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड विद अ चांस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विद बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। सो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के टीचर्स, जैसे कि आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें, आईआईएम, इस तरह के जो टीचर्स होते हैं वो इन पोर्टल्स में पढ़ाते हैं। Established back in 2008 and gained momentum in 2012 as a popular learning tool. So 2008 में इसको बना दिया गया था, लेकिन पॉपुलर ये 2012 में हुआ, उसके बाद से यूज होने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम। सो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। जब एक टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उसके बाद एक टीचर स्टूडेंट्स के टेस्ट लेते हैं, चाहे चाहे वो फाइनल एग्जाम है, चाहे वो क्लास टेस्ट है। तो उससे हम क्या करते हैं? किसी एक स्टूडेंट का मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया वो उनको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या फिर नहीं हुआ। करेक्ट। सो इसी तरह से यहाँ पे मूल्यांकन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम अपनी टीचिंग को और लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। तो evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of the students as they progress through schools। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, बच्चे जो चीजें सीखते हैं क्लास में, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा, अगर फाइनल एग्जाम या क्लास टेस्ट ही नहीं होंगे, तो एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा समझ रहा है? नहीं तो बच्चे तो सुनेंगे ही नहीं क्लास में। ठीक है। सो कोठारी कमीशन के अंदर इवैल्यूएशन की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन आर मीन्स ऑफ कलेक्शन एविडेंसेस अबाउट द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, यानी कि किसी भी वांछित दिशा में, किसी भी जरूरी दिशा में स्टूडेंट की कितनी डेवलपमेंट है, किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है या कम है, वो सब जानने के लिए भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। सो ये इवैल्यूएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आते हैं टाइप्स पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स में अकॉर्डिंग टू इसको जो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो फॉर्मेटिव एंड समेटिव यहाँ पे देख सकते हो रिपीटेड है, तो हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे बेसिक आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी, मान लीजिए कि मैंने एमबीए कर ली, उसके बाद मुझे बोला जाता है कि आपकी कैंपस प्लेसमेंट होगी, यानी कि कैंपस से ही मुझे अपनी क्वालिटीज, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से किसी कंपनी में नौकरी दिलवाई जाएगी। तो ये होता है प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है? किसी किसी पर्सन को, किसी बच्चे को हम किस प्लेस पर पहुंचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। अब कोई बच्चा है जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है लेकिन वो ड्राइंग डांसिंग में अच्छा नहीं है, तो उस बच्चे को हम ये बोलेंगे कि आप आगे जाकर के मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा कर सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए, जो कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस इसमें बहुत बेकार है लेकिन डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, तो उनको हम उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं कि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। देन वी हैव फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो फॉर्मेटिव से जानने से पहले मैं आपको डायग्नोस्टिक बता देना चाहती हूँ। डायग्नोस का मतलब होता है फाइंड आउट करना, कि कोई बच्चा अगर हमें देखना है कि वो किस चीज में अच्छा है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा करके, तो वो सब चीजें अगर हमें देखनी है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जरूरी होता है।
अगले जो 4 टाइप्स है, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाते हैं। सो फॉर्मेटिव की बात करें, जो हमारे फॉर्मेटिव की बात करें, अब जैसे देखो सेशन है, सेशन में मैं क्या कर रही हूँ, बीच बीच में आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन होमवर्क क्वेश्चंस का क्या बेनिफिट है कि आप लोगों का मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्टिवली मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं। करेक्ट। सो ये होता है होमवर्क क्वेश्चन का बेनिफिट। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ऑफलाइन क्लास में भी। टीचर कई बार क्लास के एंड में स्टूडेंट्स को पूछ लेते हैं कि हाँ भाई बताओ, आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, या फिर बताओ आपको आज कितना समझ आया, या छोटी छोटी जो क्वेश्चंस क्लास के एंड में या क्लास के बीच में पूछे जाते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। देन वी हैव समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव वर्ड आप याद रख सकते हो समरी से। समरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के एंड में कुछ कैलकुलेट करना। जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेमेस्टर के हैं या फिर एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब चीजों से जो एक स्टूडेंट का पूरे साल का या पूरे 6 महीने का हमें नॉलेज पता चलता है, या उन्होंने कितनी एक्टिवली क्लास में चीजों को सुना, ये पता चलता है, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब पूरे सेशन के एंड में अगर हम किसी को इवैल्यूएट करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, वो समेटिव के अंदर आता है। देन वी हैव नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? नॉर्म का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, नॉर्म का मतलब क्या होता है? रूल्स होता है। एंड क्राइटेरिया यानी कि हमने यहाँ पे कोई मान, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, मानदंड को सेट कर दिया। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को बाकी के सभी बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। आप लोगों ने ये सुना होगा, बचपन में बोला जाता है कि देखो आपकी क्लास के बाकी के फ्रेंड्स आपके कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आपका नहीं हो पाया। तो इसमें क्या हुआ, एक बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर किया गया। वो होता है नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, उसमें हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि 50% से ज्यादा जिस बच्चे ने स्कोर कर दिया, वो बहुत ही गुड कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो ये हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया। 50% से ज्यादा वाले में 50.1 वाले भी होंगे एंड 100% वाले भी होंगे। इसमें हम किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमने इसमें क्या किया, सिंपल एक क्राइटेरिया रख दिया कि इससे ज्यादा लेवल के जो बच्चे होंगे, इससे ज्यादा स्कोर वाले जो बच्चे होंगे, उनको हमने गुड कैटेगरी में काउंट करना है, चाहे वो फिर 50.1 वाले हो या फिर 100 वाले हो। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन इसमें स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्म रेफरेंस में एक बच्चे को बाकी सबके साथ कंपेयर किया जाता है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट्स का अगर हम मैथ का टेस्ट लेते हैं, तो ए मैथ्स में बहुत अच्छा है, बी को मैथ पसंद नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डांसिंग की बात करते हैं, तो डांसिंग में ए अच्छा नहीं है, बी बहुत अच्छा है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक डांस करके आया है। तो इसमें हमने क्या किया, दो लोगों की क्वालिटीज को कंपेयर किया, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को, दो स्टूडेंट्स की टैलेंट को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आ जाएगा आपका नॉर्म रेफरेंस के अंदर। करेक्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या हो गया, हमने क्राइटेरिया रख दिया कि हाँ भाई, जो जो स्टूडेंट्स के जैसे 50% मार्क्स बता दिए, या फिर किसी गेम के लिए अगर हमने किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम बोलेंगे 5 फुट 5 इंच से ज्यादा जिसकी हाइट है, वो स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उससे कम हाइट वालों को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक मानदंड सेट कर दिया। इसके ऊपर कितने भी लोग आ सकते हैं, इसके नीचे कितने भी लोग आ सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। ठीक है। यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिव और इवेल्युएटिव में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। Formative evaluation tends to accelerate pace of learning. As against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. So बहुत ही बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम देते हैं, जो कि एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर है, अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए, गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। बहुत अच्छा चांस है आप सबके लिए, आज ही इस कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।
आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको पसंद आया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की सीरीज में कंटिन्यू रखूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।